हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय, जिसका नाम ही है प्रोफेशिएंट इंग्लिश यानी अंग्रेजी का इकाई 2। तो इस प्रोफेशिएंट इंग्लिश विषय की यूनिट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस यूनिट 2 जिसका नाम ही है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसके पहले बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी यूनिट 1 का वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मिल जाएगी। और आज के यूनिट 2 में हम बात करने में लिसनिंग एंड स्पीकिंग की। तो ये जो इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसके बारे में बता दूं कि इस इकाई में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहली बात तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इसका ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इस एक इकाई पर कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, कितने अंक आवंटित है, ये हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इस इकाई से पूछे गए थे, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन जो आए थे हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे कैसे लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट वाइज, ठीक है। और कुछ आने वाले डीएलएड की संभावित परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन प्रश्नों को भी यहां पर जरूर देखेंगे और उन्हें कैसे लिखना है ये भी जानेंगे। तो ये सब मिलेगा आपको इस वीडियो लेक्चर में। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप ये परीक्षा अच्छे से दे पाओ, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें और बात करें अंक योजना की, इकाई योजना की। तो अगर मैं दूसरी इकाई यानी जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अब आपको पता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग यानी यहाँ पर श्रवण और यहाँ पर वाचन यानी बोलने का है ना, वाक कौशल। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में पूछा जाएगा, यानी बच्चे के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग क्वालिटी के बारे में बात होगी। तो हम बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग की। तो अगर इसके ब्लूप्रिंट यानी अंक योजना की बात करें तो इस पर कुल अंक आवंटित है 6, सॉरी माफ कीजिएगा 4 अंक। कितने अंक? 4। जी हाँ, 4 अंक आवंटित है। टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इस एक इकाई को पढ़कर। इसके बाद की जो यूनिट है यूनिट 3, उस पर 6 नंबर है। पहली यूनिट थी उस पर 2 मार्क्स थे, इस पर 4 नंबर है और तीसरी यूनिट पर यूनिट 6 होंगे, उस पर हम बात करेंगे 6 नंबर होते हैं उस पर। अभी हम ये इकाई 2 देख रहे हैं जिस पर कुल जो अंक मिलने वाले, मार्क्स मिलने वाले कितने? 4 मिलने वाले हैं। यानी इस एक इकाई पढ़कर 4 नंबर मिल सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। अब इसमें आपको प्रश्न कैसे आते हैं? तो दो तो वस्तुनिष्ठ ही आ जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक बहुविकल्पी हो सकता है, एक रिक्त स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बहुविकल्पी हो गए दोनों। तो याद रखिएगा 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यहाँ से आते हैं और एक आता है यहाँ पर भाई 2 अंकों का, यानी यहाँ पर आप देखोगे वेरी शॉर्ट। जी हाँ, एक आता है आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का, और इसको लिखना पड़ता है 30 वर्ड्स में, 30 शब्दों में। याद रखिएगा 2 मार्क्स के लिए जो प्रश्न आते हैं उन्हें हमें 30 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होता है, 30 वर्ड्स में उसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये ध्यान में आ गया क्लियर कि 4 अंकों की इकाई है, 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक इसमें यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये इसकी अंक योजना होगी। अब आपको क्लियर हो गया कि इस इकाई से कितने प्रश्न उत्तर आते हैं, कैसे आते हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ जाते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीएलएड की परीक्षा को 100% पास करना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं, 100% तैयारी करना चाहते हैं डीएलएड की आने वाली 2026 की परीक्षा के लिए, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। एमपीडीएलएड का मध्य प्रदेश का संपूर्ण कोर्स, जी हां संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी आप परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेंगे भाई नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, और भी किस फॉर्म में मिलेंगे? तो हर विषय का, हर इकाई का डिटेल प्रश्न उत्तर, फिर उसी इकाई का मतलब हर विषय का एकदम शॉर्ट भी उत्तर, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ प्रिंटेड वाले और टाइप वाले भी मिलेंगे, और हर इकाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अलग से वीडियो और पीडीएफ और सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस ये भी अलग से मिलेंगे। साथ ही साथ पहले डीएलएड के वर्षों में 2022, 23, 24, 25 में पूछे गए जितने भी प्रश्न पत्र थे उन क्वेश्चन पेपर्स का पीवाईक्यू भी मिलेगा, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी, ये सब कुछ मिल जाएगा। और वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, मैराथन लेक्चर, ये सब कुछ मिलता है आपको। एक एक इकाई का अलग से वीडियो लेक्चर, सभी विषय का मिला के एक मैराथन लेक्चर, ये सब कुछ मिलता है मात्र एक ही कोर्स में। जी हाँ, कोर्स परचेस करना बहुत आसान। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो बिना किसी कूपन कोड के। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 33% का ऑफ इस वक्त चल रहा है, 33% की छूट चल रही है डीएलएड की इस कोर्स के लिए। तो ये कोर्स जरूर परचेस करें। परचेस करना जैसे मैंने बता दिया बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और अपना जो प्रथम वर्ष 2026 का कोर्स है एमपीडीएलएड का, वो वहां से परचेस कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर, यानी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना सब पीवाईक्यू है, क्योंकि एक तो भाई छोटी इकाई है, 4 ही नंबर के प्रश्न आते हैं, तो गिने चुने ही प्रश्न आते हैं और 2 नंबर वाले ही आते हैं। तो पहली बात तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस को रटना मत, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन तो आने से रहे, क्योंकि इकाई ही 2 नंबर की है, तो वेरी शॉर्ट आएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे, पहला प्रश्न देखिए, व्हाट इज स्ट्रेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, और अंग्रेजी के विषय में, अंग्रेजी के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन, उसका क्या महत्व है, ठीक है, स्ट्रेस होता क्या है।
अब मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा, ये तो उत्तर उत्तर हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है, किताबी भाषा पढ़ते रहेंगे। पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। आपने सुना ये स्ट्रेस ले रहा है, इस पर जरा स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, तनाव दिया जा रहा है, तो ऐसा स्ट्रेस का मतलब खिंचाव जैसा, तनाव जैसा, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब होता क्या, यहाँ पर अंग्रेजी में क्या होता है स्ट्रेस, भाषा में स्ट्रेस क्या होता है? अगर अब मैं कुछ बोलूंगा, मेरे शब्दों पर बहुत ध्यान से देना। I was going there, but suddenly I stopped there. मैं वहां जा रहा था लेकिन अचानक मैं रुक गया, सडनली, है ना। अब आप देखोगे मैंने जो शब्द बोला सडनली, उस पर मैंने थोड़ा जोर दिया। जैसे ही मैं वहां जा रहा था, अचानक से मैं रुक गया। अबे रुक गया अचानक से। तो कुछ कुछ शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो उस पर खास जोर देते हैं, खास उस पर ध्यान देते हैं, खास उसको लंबा खींचते हैं। इस जोर देने को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। जी हाँ, इस जोर देने को किसी स्पेशल शब्द पर, किसी स्पेशल शब्दांश पर, है ना, किसी खास वर्ड पर, किसी खास पूरे आप सेंटेंस के भाग पर या सेंटेंस पर जब जोर देते हो ना, तो इस जोर देने को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। अगर हमें अंग्रेजी में किसी चीज की महत्व बतानी है, कि हमने कुछ बात बोली और उस बात में से एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एक दो चीज पर हम बहुत जोर देंगे। जैसे अभी मैंने जोर पर जोर दिया, समझ रहे हो ना, यही स्ट्रेस है। तो अब आपको स्ट्रेस तो समझ में आ गया, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए स्ट्रेस क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश का या किसी भाषा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब आप बातचीत करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, व्हेन वी डू इंग्लिश कन्वर्सेशन और व्हेन वी डू कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, जब हम बातचीत जो है इंग्लिश में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, तो हम किसी चीज पर खास जोर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या, तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन। स्ट्रेस जो है ये बहुत ही अहम भाग है अंग्रेजी में कन्वर्सेशन, बातचीत या वार्तालाप करने में, ठीक। इसमें होता क्या है कि इसमें अगर हम मीनिंग देखें तो स्ट्रेस मींस पुटिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना। ये जो एम्फेसिस है इसका मतलब क्या होता है? जोर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जोर देना। जब हम किसी पर खास जोर ध्यान देते हैं, एम्फेसिस, है ना, स्ट्रेस का मतलब ही क्या है? पुटिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एम्फेसिस, अलग अलग डिग्री का, यानी अलग अलग तरह का जोर देना, अलग अलग तरह का जब दबाव देना, जब किसी चीज पर हम देते हैं, किसी शब्द पर, किसी सेंटेंस पर, वाक्य पर, तो यही स्ट्रेस कहलाता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, बेडरूम, बेड को धीरे बोला, रूम को लंबा स्ट्रेस दिया, बेडरूम। तो बेडरूम में हमने किस पर ज्यादा जोर दिया है? रूम पर, स्ट्रेस दिया है, इसे ही स्ट्रेस देना कहते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि अंग्रेजी भाषा में अगर आपको अच्छा बोलना है तो ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पूछेगा। वैसे ये आपको पूरा जो प्रश्न है ना 2 मार्क्स के लिए आता है इसी इकाई से, यानी लघुत्तरी ये वेरी शॉर्ट ही आता है, लघुत्तरी तो आपको 30 वर्ड्स में लिखना होता है, तो लॉन्ग की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि इंग्लिश में जो उच्चारण किया जाता है ना, अंग्रेजी का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके 2 लक्ष्य बतलाइए। उसका 2 मकसद क्या है, क्यों अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ऐसा, है ना। देखो, अगर हम सही ढंग से किसी चीज को प्रोनाउंस करेंगे, यानी उसका उच्चारण करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को सही जानकारी मिलेगी कि मैं आखिर बात किस चीज की कर रहा हूं, है ना। जैसे आप देखना, कई लोग जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कुछ लोग अगर नॉर्थ इंडियन साइड होंगे, यूपी, बिहार, इन राज्यों से आते होंगे, झारखंड वगैरह से, तो उनका जो टोन होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो वो क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू को क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये वैल्यू को वैल्यू बोलना, है ना, ट्रक को ट्रक बोलना, बिस्किट को बिस्कुट बोलना, ये जो चीजें आप देख पाते हो ना, ये क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ियां हैं, ये सब जो है मिस्टेक्स है प्रोनाउंसिएशन की। अच्छा प्रोनाउंसिएशन, एक अच्छा उच्चारण भाषा को बोलने, सीखने, लिखने में और अच्छा मदद करता है और बढ़िया बना देता है ना। याद रखिए, किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी चाहिए, सही उच्चारण भी चाहिए। क्लियर है? तो इसीलिए पहले आप देखो, सवाल था राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 1। अब देखो, पहले हमने थ्योरी बनाई, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कुछ आता है, प्रश्न ऐसा दिया है, तो डायरेक्ट उठा के उत्तर मत लिखो भाई, पहले आप उसकी थ्योरी बनाओ। जैसे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश, देखो यहां पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आर एज फॉलोज, है ना। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की कई ऑब्जेक्टिव्स होती है, उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आर एज गिवन बिलो, आर एज फॉलोज, ऐसा कुछ भी लिखो, बन गई 1.5-2 लाइन की थ्योरी, है ना। अब पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, कल्टीवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, अगर आप सही ढंग से और अच्छा और इंटेलिजेंट प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड विद प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पॉज। ठीक है, जैसे कुछ तो पढ़ते हैं, आई वॉज गोइंग देयर बट इफ बट दैट,
ऐसा बोलते हैं ना, ये गलत है। आई वॉज गोइंग देयर बट दिस वॉज दिस एंड दैट वॉज दैट, कुछ इस प्रकार से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ बोलोगे तो शब्दों में सही स्ट्रेस देना, सही जगह पर ठहराव, पॉज देना, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है। वाओ, वाओ गोइंग टू देयर, मतलब क्या नीरज सब्जेक्ट, मतलब मैंने जैसे लिखा है वाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, एक ही को दो बार बोलूंगा, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। अब बताओ दोनों में से ज्यादा बेटर कौन लगा? जिसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेस इस्तेमाल किया, कहीं पर पॉज दिया, है ना, समझ रहे हो ना। तो भाषा को और गहराई से जानने के लिए, उसमें और जोर देने के लिए, बात को और अच्छे से समझाने बताने के लिए जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, पॉज देते हैं, यानी कि हम तनाव देते हैं, पॉज यानी थोड़ा सा ठहराव देते हैं, रुकते हैं, तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। और इससे बातचीत बड़ी अच्छी हो जाती है, सही बात लिख पाते हैं हम। क्लियर है? तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटोनेशन, राइट डाउन इट्स टाइप। पूछा है कि इंटोनेशन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इसको भाई आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो। इस 2026 की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से एकदम गेस क्वेश्चन है कि ये सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। वैसे तो पीआईक्यू भी है, पहले भी पूछ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और ऑलरेडी ये पहले की परीक्षाओं में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पीआईक्यू है, और ये आने वाली परीक्षा में भी बहुत संभावित है, इसको ध्यान रखिएगा। सवाल क्या पूछा है, इंटोनेशन क्या है और इंटोनेशन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, जब हम आवाज को ऊंचा करते हैं और थोड़ा नीचा कर लेते हैं, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जब कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उत्तर ऐसे लिखिए। तो मैंने जब कोई प्रश्न पूछा जाए, जब मैंने आवाज बढ़ाई, है ना, तो पिच को मैंने हाई किया, फिर तो ऐसा उत्तर लिखिए, मैंने पिच को लो किया। तो ये आवाज का ऊंचा होना, आवाज को नीचा करना, यही क्या है, इंटोनेशन। जी हाँ, साउंड यानी कि साउंड यानी आवाज। जब हम क्या करते हैं, अपने वॉइस को, अपने आवाज को, अपने साउंड को प्रोनाउंस करते हैं ऊंचा और प्रोनाउंस करते हैं नीचा, तब होता क्या है, ये उतार चढ़ाव जो होता है ना वॉइस में, या फिर वॉइस में मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मतलब भाई मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, बदलना, इसको बार बार चेंज करना है ना, मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है। तो जब हम कुछ बोलते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस, है ना, राइज एंड फॉल, राइज ऊंचा उठना एंड फॉल नीचा आना, तो आवाज में ऊंचा नीचा स्वर लगना, यही क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज नोन एज इंटोनेशन, उसे हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन। और अगर वही दूसरे शब्दों में बात की जाए, इन अदर वर्ड्स इंटोनेशन की बात करें, तो इंटोनेशन है क्या, तो इंटोनेशन इज द वेरिएशन। इंटोनेशन क्या है, एक बदलाव है, वेरिएशन है, पल पल बदलना, है ना, वेरिएशन इन पिच, पिच में यानी आवाज में कम ज्यादा करते रहना, ऊपर नीचे करते रहना, धीमा ऊंचा करते रहना स्वर को, यही क्या कहलाता है, ये इंटोनेशन कहलाता है। अब किया कैसे जाता है, बाय स्लैकिंग और टाइटनिंग आवर वोकल कॉर्ड्स। हम अपने जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, या तो उसको जोर देते हैं या फिर उसको धीरे से बोलते हैं ना, तो जब इसको हम क्या करेंगे, जोर देंगे, स्लैकिंग और टाइटनिंग, है ना, जब इसको टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे हमारे वोकल कॉर्ड को, ठीक है, तब हमारी आवाज वैसे निकलेगी, ठीक है। एंड द साउंड इन प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी चीज के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में इंटोनेशन का बहुत महत्व है। अगर इंटोनेशन सही रहा, कब आवाज ऊंची करनी है, कब आवाज नीची करनी है, अगर ये सही रहेगा तो ही हम सही ढंग से बता पाएंगे। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया इंटोनेशन क्या होता है। वॉइस में, पिच में हाई लो जाना, वेरिएशन करना, राइज एंड फॉल होना पिच में, यही क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है किसमें, प्रोनाउंसिएशन में, अंग्रेजी के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, द टाइप्स ऑफ टोन्स आर इज फॉलोज, द टाइप्स ऑफ टोन्स आर इज फॉलोज। इंटोनेशन के जो प्रकार होते हैं ना, इंटोनेशन को टोन भी बोला जाता है, तो उसके जो प्रकार होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्या, राइजिंग टोन यानी ऊंचा इंटोनेशन, राइजिंग टोन। फिर फॉलिंग टोन, जिसमें धीमे आवाज कर देना, फॉलिंग टोन। फिर क्या होता है, राइजिंग फॉलिंग टोन, यानी पहले ऊंचा करेंगे फिर नीचा कर लेंगे। और फिर होता है फॉलिंग राइजिंग, पहले नीचा धीरे धीरे शुरू करेंगे, फिर एकदम से आवाज बढ़ेगी, धीरे 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 बढ़ते चलेगी, है ना, ऐसे होगा, यानी फॉलिंग राइजिंग टोन। तो ये चार प्रकार के इंटोनेशन होते हैं, चार प्रकार के टोन के टाइप्स होते हैं, इंटोनेशन के टाइप्स होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया कि इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन के प्रकार क्या है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए। अभी कमेंट में कई सारे लोग ये भी कई बार लिख देते हैं कि इसको तो खुद ही प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मास्टर को। भाई साहब, मेरी भी अपनी एक मदर टंग है, मैं भी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, रीजन से बिलोंग करता हूं, और मेरी भी मातृभाषा है, तो मेरी भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में मेरी प्रोनाउंसिएशन का, मेरी जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें मेरी मातृभाषा का असर दिखाई देता है, इसलिए मैं उसी प्रकार से प्रोनाउंस करता हूं, ठीक है। तो ये बात जान लीजिए, मैं डीएलएड का टीचर हूं, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पोकन का टीचर नहीं हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सभी के जो शब्द होते हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन में कुछ अंतर होता है, और जो कमेंट में आके ज्ञान करके टाइप कर देते हैं ना, अगर हम आमना सामना हो जाए
प्रोनाउंसिएशन उसका देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन कितने लेवल पर पानी में है। ठीक है, तो ये ऐसे फालतू की कमेंट करने से, दूसरे को जज करने से पहले खुद को देख लेना भाई कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कितना बेस्ट है ना, कितनी इंग्लिश तुम्हारी अंग्रेज की औलाद वाले हो, तुम समझ में आ जाएगा। तो ये फालतू की चीजें ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, सामने की वाले की गलतियां निकालने से बेहतर है पढ़ाई करने आओ तो पढ़ो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मैक्सिमम तो अच्छे सपोर्ट ही करते हैं, पर कुछ कुछ आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए बात करेंगे विच वीकनेस जनरली इंडियन स्टूडेंट सफर एबिलिटी टू लिसन। अब सवाल यह है कि कौन सी ऐसी कमजोरी होती है हमारे देश में जो भारत के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली उनको सुनने की क्षमता उनकी कम होती है, खराब हो जाती है या चली जाती है। ठीक है, मोस्टली जैसे टीचर इंग्लिश में बोल रहा है क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे उस इंग्लिश को सही ढंग से समझ नहीं पाते। सवाल ये बोला है। ठीक है, तो इसका कारण बताओ, क्या कारण है कि बच्चे सही ढंग से बोली गई चीज को समझ नहीं पाते, उनकी लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता जो है ना वो खराब क्यों हो जाती है किसी भी स्टूडेंट्स की। कुछ बच्चे इतना ध्यान से सुनते कि एक एक बात पकड़ लेते हैं, और कुछ बच्चे इतना जोर देके भी टीचर ने पढ़ा फिर भी सर खुजाएंगे, अरे यार ये क्या बोल दिया था, ये कब बोला था सर ने, ये कब बताया क्लास में, हैरान हो जाते हैं। तो ये जो लिसनिंग एबिलिटी जो धीरे धीरे कम होते जा रही है भारत के छात्रों में, स्टूडेंट्स में, इंडियन स्टूडेंट्स में, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग्स। ओके, चलिए हम बात कर लेंगे। सवाल क्या पूछा है कि क्या क्या कारण है। ठीक है, तो देखो पहले सवाल को समझ लो, अच्छे से समझ लो। क्या पूछा है कि विच वीकनेस जनरली इंडियन स्टूडेंट्स, कौन सी कमजोरी है ना, कौन सी कमजोरियां आमतौर पर भारतीय छात्र जो है सफर एबिलिटी टू लिसन, है ना, भारतीय छात्र जो है झेलते हैं, सफर करते हैं सुनने में, कौन कौन सी कमजोरियां आती है, बाधाएं आती हैं। तो चलिए हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, पहले थ्योरी लिख लेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट मैंने जगह की कमी के कारण, समय की कमी के कारण जो है ऐसा लिखा है, लेकिन आपको थ्योरी जरूर लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, द वीकनेसेस जनरली इंडियन स्टूडेंट सफर ability to listen are as follows given below, या given below या are as follows, है ना, ऐसा पहले थ्योरी लिख दो 2 लाइन की, फिर डैश देके फिर पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। मैंने इसने नहीं लिखा कि समय और जगह की कमी है, आप लिखेगा पूरा भरपूर, आंसर शीट बहुत मिलती है भाई। ठीक है, भरपूर लिखिएगा। नंबर 1, इनएबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन। हमारे छात्र जो है ना अटेंशन में नहीं रह पाते। अटेंशन का मतलब है सजग नहीं रह पाते, सावधान नहीं रह पाते, है ना, उनका ध्यान कई जगह बटा होता है। ठीक है, दूसरा इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, है ना, वो प्रोनाउंसिएशन को ढंग से नहीं बोल पाते भाई, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो भी खराब है, वो प्रोनाउंसिएशन को ठीक से समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे आप और मैं सब विटामिन विटामिन बोलते हैं, पर एक्चुअल में विटामिन प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, विटामिन उसका प्रोनाउंसिएशन है। और कोई अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल देता विटामिन, तो कई लोग कमेंट में आ जाते हैं, अरे सर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, विटामिन बोल रहे हो। भाई उसको विटामिन ही बोलते हैं, सब गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, गूगल सर्च कर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कैल्शियम, तो भाई कैल्शियम कैल्शियम नहीं होता, वो कैल्शियम ही होता है, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस होता है। ये प्रोनाउंसिएशन ही गड़बड़ है। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ना, लोग जैसा जैसा बोलते रहते हैं वही प्रथा बन जाती है, तो वही चल जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी को जज मत कीजिए, सिखा सकते हैं तो सिखाइए, अगर आप उस पोजीशन पर हैं सिखाने लायक तो सिखाइए जरूर से। ठीक है, लेकिन मजाक उड़ाना नहीं करना चाहिए। दूसरा कि भाई हमारे यहाँ जो, अब जो मैं दूसरा बताया कि हमारे के जो स्टूडेंट्स है ना, दे हैव लैक इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन अदर देन द पर्सनल और रीजनल प्रोनाउंसिएशन। अपने इलाके की भाषा को तो वो, अभी तो भाई आप कभी भोपाल चले जाइए, वहां तो ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, बाकड़ा, अरे ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं चलती है। ये मजाक उड़ाना नहीं है, मैं खासियत बता रहा हूँ कि हमारा कितना वेरिएशन है मध्य प्रदेश में। किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य के कोने में चले जाओ, आपको अलग अलग प्रकार की वहां की भाषा का असर आपको दिखाई देगा। मजा बड़ा आता है सुनने में ना, ये मजाक उड़ाने वाला सेंस नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है। ये लोग कितनी कितनी भाषाएं बोलते हैं, और उन सब की भाषाओं में आप देखोगे उनकी क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग का, रीजनल लैंग्वेज का, मातृभाषा का असर दिखता है, जिससे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो उसके लिए हमें जज नहीं करना, ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त तो सुधारना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड फास्ट स्पीच। हमारे के छात्र जो है, स्टूडेंट जो है ना, उन्हें जनरली और कठिनाई कहां आती है, फास्ट स्पीच, यानी कोई जोर से स्पीड से बोलता है ना, फटाफट बोलता है तो समझ नहीं आता। जैसे आप क्रिकेट में जब कमेंट्री होती है, कभी कभी इंग्लिश कमेंट्री होने लगती है, तो जो विदेश के अंग्रेज दिस वाज गोइंग टू एंड दिस वाज, थोड़ा उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा भाई, मैं नकल नहीं कर पाऊंगा वैसी, ठीक है, क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, हमारे छात्र पकड़ नहीं पाते, क्योंकि बड़ी तेजी से बोलते हैं। कोई धीरे धीरे अंग्रेजी बोलते हैं समझ में आ जाता है, लेकिन अंग्रेज जब बोलते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, और जोर से बोलते हैं स्पीड से फटाफट तो समझ नहीं आता। ठीक है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अगेंस्ट बैकग्राउंड नॉइज। भाई हमारे यहाँ बैकग्राउंड नॉइज चलते रहता है, नॉइज नहीं, नॉइज, कभी कभी हो जाता है मिस प्रोनाउंसिएशन। तो बैकग्राउंड नॉइज जो चाहता है, यानी आसपास जो आवाजें होती रहती हैं, उसके कारण भी, शोर शराबे के कारण भी बच्चा जो ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाता है, नहीं सुन पाता स्पीच को। ठीक, थ्रू एकॉस्टिक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, हमारा एकॉस्टिक
इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होते रहता है, यानी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बजेंगे, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, डीजे बज रहा है ना। कहीं पर आप देखोगे कि गाने बज रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न के, व्हीकल के हॉर्न्स बज रहे हैं। इस कारण से बच्चे जो हैं सही ढंग से सुन नहीं पाते, तो वो उस भाषा को सही ढंग से पकड़ नहीं पाते। ठीक, और क्या, इनएडुकेट, इनएडुकेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, ठीक है, यानी अपर्याप्त। रेंज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर अंडरस्टूड। अंग्रेजी भाषा में वैसे तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ड होंगे, लेकिन हम कितने जानते हैं? कितने जानते हैं? सैकड़ों, कुछ 100 ही जानते होंगे, है ना। इस कारण से अगर उस 100 के बाहर का या 200 के बाहर का, मान लो हमें अगर 1000 शब्द याद है, पर अगर किसी ने 1000 के बाहर के शब्द बोले तो वो भी समझ में नहीं आएगा। और हमारे यहाँ इंग्लिश इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि हर कोई आम कोई बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी इस्तेमाल करता नहीं है। इवन हमारे तो इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी में पढ़ाई जाती है, ये तो आप जानते होंगे। मैं खुद प्रोफेशनल इंग्लिश आपको कौन सी भाषा में पढ़ा रहा हूँ? हिंदी भाषा में। मैं पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश में भी, आई कैन टीच इन इंग्लिश टू, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ हिंदी मीडियम। बहुत सारे जो हमारे छात्र यहाँ पर जुड़ते हैं वो सारे कहाँ से हैं? बहुत सारे 90% जो है हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। कई तो बहुत सारे पढ़ाई छूट गई, उसके बाद पढ़ाई चालू करते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, है ना, जो पढ़ाई करती हैं। तो मैं यहाँ अपना टैलेंट दिखा के अंग्रेजी में पढ़ा के मैं शो ऑफ करने नहीं आऊंगा। हमारा मुद्दा है कि परीक्षा को आसानी से जैसे भी समझ में आ जाए, छात्र स्टूडेंट सब समझ ले और परीक्षा पास कर लें, है ना। ये हमारा मकसद है इस वक्त फिलहाल, ठीक है। ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास थोड़ी है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊं, अंग्रेजी में बोलूं, अंग्रेजी में एकदम सटीक ढंग से प्रोनाउंसिएशन करूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो भी हम किया जा सकता है, जब इंग्लिश अलग से पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस करेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। अब आप मैथ्स के टीचर की प्रोनाउंसिएशन जज करने लग गए, अगर आप मैथ के टीचर को उसके कैलकुलेशन नहीं, उसकी भाषा पर जज करने तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए जनरली, ठीक है। पर हमारे देश में ऐसा ही होता है, कुछ नालायक कमेंट्स में भी आते ही होंगे, ये सब भी बोलने, इस पर भी कमेंट करने, छोड़िए। तो ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, ये सारी कठिनाई, ये सब वीकनेसेस जो है जनरली हमारे छात्रों को भारत में सुनने मिलता है, देखने मिलता है, ये वो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर, 2 प्रश्न यहाँ पर ध्यान देखिएगा। वैसे तो एक ही प्रश्न की भाग है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज? जो साउंड सिस्टम होता है भाषा का, वो क्या है, ठीक है। अभी हम अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा विषय प्रोफेशन इंग्लिश है। तो जब भी यहाँ पर किसी भाषा की बात होगी तो समझ लेना किस लैंग्वेज की, किस भाषा की बात की जा रही है। यहाँ पर इंग्लिश की बात है, भले वहां पर लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर यहाँ पर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज बोला है ना, तो सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोला है, ये जान लेना, ये अपने मन से मान लेना, अज्यूम करना है, क्योंकि विषय ही क्या है? प्रोफेशन इंग्लिश, ठीक है। ये अपने मन से मान लेना भाई। तो चलिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, पहले ही पूछा जा चुका 2016, 17 और 18 इनमें से 1 या 2 साल में ऐसा आया हुआ था, एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर हाँ पीवाईक्यू है, कंफर्म है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। व्हाट डू मीन बाय साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? अंग्रेजी भाषा का जो साउंड सिस्टम है, ठीक है, वर्ण उच्चारण जो भी चीज है वो क्या है, कैसा है, तो हम बात करेंगे। तो अगर हम साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अगर अंग्रेजी भाषा के साउंड सिस्टम की बात करें, तो इसमें बहुत सारे शब्द है, लेटर्स है, अक्षर है, ठीक है। लेटर्स कैसे हैं? एबीसीडी वाले, पता है ना हमको। तो भाई लेटर्स एंड साउंड मस्ट नॉट बी मिक्स्ड अप। लेटर और साउंड, देखो लेटर और साउंड क्या है, मैंने ए बोला, ए तो शब्द है, लेकिन ए जो प्रोनाउंस कर रहा हूं, आवाज जो है वो साउंड है, आवाज को साउंड बोलते हैं। और जो अक्षर निकल कर आता है वो हमारे लिए क्या होता है? लेटर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साउंड्स आर स्पोकन, लेटर्स आर रिटन। ए को लिखा जा सकता है, और जब ए को बोलेंगे तो क्या? साउंड है ना। तो लेटर्स जो है लिखे जाते हैं, लेटर्स आर रिटन एंड साउंड्स आर स्पोकन, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी सिस्टम ऐसे ही बनता है, कोई भी लैंग्वेज का, भाषा का सिस्टम ऐसे ही बनता है। अंग्रेजी में कैसा है? 26 अल्फाबेट्स है, 26 लेटर्स है, ठीक है। देयर इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स एंड 45 साउंड्स है, यानी 45 प्रकार की आवाजें, ध्वनि, साउंड निकाली जा सकती हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और 26 लेटर्स आपको पता होगा, जिसमें से 5 वॉवेल भी होते हैं, अल्फाबेट 26 है। द लैंग्वेज हैज एन अल्फाबेट और सिंबल फॉर ईच 45 साउंड्स, है ना। इन 45 साउंड्स के लिए सिंबल्स हैं। 26 इसमें क्या है? लेटर्स हैं। 26 उसमें ए से जेड तक है, एबीसीडी पूरा ए से जेड तक पता ही होगा सबको, ठीक है। अल्फाबेट्स और सिंबल्स आर कॉल्ड फोनेटिक अल्फाबेट्स और फोनेटिक सिंबल्स, इन्हें हम फोनेटिक अल्फाबेट या फोनेटिक सिंबल बोलते हैं इन 26 शब्दों को, ठीक है, इन 26 अल्फाबेट्स को, ठीक है। और इंग्लिश का जो साउंड है, अब बात करें इंग्लिश के साउंड की, तो भाई ये 2 भाग में बटा है। इंग्लिश साउंड जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। जैसे हिंदी में नहीं होता है स्वर व्यंजन वर्ण व्यंजन, है ना। स्वर और वर्ण, आप पता होगा स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण को 2 भाग में, एक स्वर भाग में और एक व्यंजन भाग में। अनार का, आम का, है ना, वो क्या होता है? हमारा स्वर होता है। और क ख ग जो अंग तक होता है वो क्या होता है? हमारा ज्ञानी, ज्ञानी तक, अंग तक नहीं, ज्ञानी तक, वो क्या होता है? क ख ग हमारा क्या है? व्यंजन। और अनार का, आम का, इमली का, अ आ ई, ये क्या है? स्वर। वैसे ही अंग्रेजी में भी क्या है? 2 भाग में बटा है,
ठीक है। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल साउंड, और बाकी के जो होते हैं 20 कितना बचे 21, वो हमारे लिए क्या रहता है, कॉन्सोनेंट साउंड रहता है। ठीक है, टोटल 26 में से 5 वॉवेल बच गया 21 क्या है हमारे कॉन्सोनेंट। क्लियर। तो ये सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, हर भाषा का होता है, ये अंग्रेजी भाषा का। क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे इकाई 2 प्रोफेशन इंग्लिश विषय का, इकाई 2 जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये हमने पढ़ा। इसके पहले इकाई 1 का वीडियो भी ला चुके हैं, नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक कर लेना। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बीएलएड में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हो, सफल होकर डिग्री बनाना चाहते हो, अच्छी डिप्लोमा बनाना चाहते हो एकदम डिस्टिंक्शन वाली, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। मध्य प्रदेश का डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो आपको पूरी तैयारी करा देगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर विषय, हर इकाई का सब कुछ इसमें, नोट्स, टाइप, हैंड रिटन, प्रिंटेड, मैराथन, सेपरेट वीडियोस, ऑब्जेक्टिव, सब मिल जाता है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। और अभी 33% की छूट चल रही है, तो बिना कूपन कोड डाले सीधा कोर्स परचेस कर लेना, आपको 33% की छूट भी मिल जाएगी। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, सभी विषयों की पढ़ाई करने के लिए, परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी, नोटिफिकेशन, एग्जाम फॉर्म से लेकर एग्जाम रिजल्ट तक का हर चीज का जो आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखोगे तो ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आप तक पहुंचेगी। ओके, क्लियर है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।